नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचा कर रखें, सतर्क व सुरक्षित रहें, मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें, नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन पानी से अच्छे से धोते रहें, राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की संपन्न, यास से संबंधित निपटारे के लिए 24 घंटे सतर्क रहने के दिए विशेष निर्देश। बेनीपट्टी में 4500 बोतल नेपाली शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 2 बोलेरो, 1 स्विफ्ट डिजायर व 2 बाइक भी बरामद। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव के 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, 4 लोग घायल, 2 गंभीर रूप से जख्मी, पटना पारस अस्पताल में चल रहा इलाज। खुले बाजार से मास्क खरीदने पर जयनगर के बरही पंचायत के पंचायत सचिव आनंद झा से पूछे गए स्पष्टीकरण। समाज सेवी डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने साहरघाट थाना पर पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच किया कोरोना सुरक्षा किट का वितरण। अंद्रामठ थाना की पुलिस ने जरौली गांव से 80 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, 1 बाइक जब्त। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर राजद किसान प्रकोष्ठ के आह्वान पर फुलपरास में मनाया गया काला दिवस, प्रतिरोध सभा का हुआ आयोजन। मुखिया नीलांबर मिश्र की देखरेख में मधवापुर में पेट्रोल पंप कैंपस को किया गया सैनिटाइज। जयनगर राजपुताना टोला में अखिल भारतीय किसान महासभा जयनगर द्वारा मनाया गया काला दिवस, स्थल पर फहराया काला झंडा, लगाए सरकार विरोधी नारे। मधुबनी आरके कॉलेज दर्शन शास्त्र के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र नारायण सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना कई प्रोफेसरों ने की व्यक्त। निम्न व मध्यम वर्ग के व्यापारियों के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुकान खोलने की अनुमति को लेकर जयनगर कैट के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया ने मंत्री मदन सहनी के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जयनगर माकपा कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर लगाया काला पट्टा। और अंद्राठारी के धगजरी गांव की 87 वर्षीय समाज सेवी रामदाई देवी का हुआ निधन, क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला प्रशासन बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्क पर है। इसी को लेकर जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षात्मक बैठक की और इस बैठक के दौरान विभिन्न वरीय पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए गए। साथ ही यास तूफान की वजह से होने वाले समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले भर में नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है। विद्युत विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि जिले भर के कोविड केयर सेंटर में किसी भी प्रकार की विद्युत आपूर्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवाती तूफान यास से संबंधित निपटारा के लिए 24 घंटा सतर्क रहने के लिए समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के उप समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, जिला आपदा पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता, मधुबनी के सभी अंचलाधिकारी,
व सभी कोविड केयर केंद्र के नोडल पदाधिकारी व डॉक्टर्स उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी द्वारा बंगाल की खाड़ी से आने वाली चक्रवाती तूफान यश व भारी बारिश से निपटारे के लिए जिले के सभी कोविड केयर केंद्र के नोडल पदाधिकारी व डॉक्टर्स को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि इस तूफान से आने वाली समस्याओं को देखते हुए कोरोना मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए सभी आवश्यक वस्तु या सामान की व्यवस्था पहले से कर लें। साथ ही सभी कोविड केयर केंद्र पर विद्युत आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, जनरेटर व ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था पूर्व से कर लिया जाए ताकि मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। जिला पदाधिकारी ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को विशेष रूप से निर्देशित किया कि जिले के सभी कोविड केयर केंद्र में बिजली की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए विशेष टीम तैयार कर ले ताकि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या न हो। साथ ही जिले भर में तूफान से होने वाली समस्याओं के निपटने के लिए तुरंत समाधान करने के लिए विद्युत विभाग की ओर से नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है, जिसमें मधुबनी के नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 92 64 45 64 14 व झंझारपुर के लिए 92 64 45 64 15 दूरभाष संख्या नियत की गई है। जिला पदाधिकारी ने जिला कृषि पदाधिकारी को इस चक्रवाती तूफानों से निपटने के लिए निर्देश दिया कि अपने किसान सलाहकार व अन्य कर्मी के माध्यम से किसान को इस चक्रवाती तूफान के बारे में जानकारी दे और उनके क्षति का आकलन करने का भी निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को आवास सहायक, मनरेगा कर्मी के माध्यम से चक्रवाती तूफान से होने वाली क्षति को लेकर ग्रामीण स्तर पर सतर्क रहने का निर्देश दिया व उनके द्वारा यह कहा गया कि आवास सहायक के माध्यम से तूफान से हुए आवास की क्षति की सूचना विवरणी के साथ शीघ्र उपलब्ध कराएं। अपर समाहर्ता व सभी अंचलाधिकारी को भी इस आपदा से निपटने के लिए सभी प्रकार की आवश्यक तैयारी के साथ सतर्क रहने का निर्देश दिया गया व आपदा शाखा को 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला आपदा डीईओसी को सभी अंचलाधिकारी जिला से प्रत्येक 30 मिनट पर संबंधित क्षेत्रों में तूफान से हो रहे समस्याओं की अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। जिला आपदा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बिहार मौसम विभाग व केंद्र सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर आमजनों के बीच जानकारी को जल्द से जल्द आगाह करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां बसैठ सिमरकोन के बीच डीकेबीएम मुख्य सड़क पर पुलिस ने 4500 बोतल शराब के साथ 5 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने शराब तस्करी की बड़ी खेप सहित 5 तस्करों को धर दबोचने में सफलता हासिल की है। पिछले 4 दिनों से बेनीपट्टी थाना की पुलिस के द्वारा लगातार शराब बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी किए जाने से स्पष्ट है कि शराब तस्करी मामले को लेकर पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यह बातें बेनीपट्टी थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि एसएचओ को मिली गुप्त सूचना पर अपने नेतृत्व में एसआई वैद्यनाथ मंडल, एएसआई शीशनाथ प्रसाद और अरुण कुमार के साथ अन्य पुलिस जवानों के द्वारा पहुंचकर छापेमारी अभियान चलाया। यह अभियान बसवरिया बसैठ डीकेबीएम मुख्य सड़क पर चांदपुरा और सिमरकोन के समीप गैस गोदाम के निकट चलाया गया। इसी क्रम में एक वेस्ट बंगाल नंबर लिखे स्विफ्ट डिजायर, झारखंड नंबर लिखे 2 बोलेरो और 2 बाइक तेज रफ्तार से सहरघाट से बसैठ की ओर आई, जिसे छापेमारी टीम ने रोककर तलाशी ली। तलाशी के क्रम में इन सभी वाहनों से 4500 बोतल अर्थात 1350 लीटर नेपाली शराब बरामद हुई। शराब की सभी बोतलें 300 ml की है। वहीं मौके से 5 तस्करों को भी थाना पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए सभी तस्करों और बरामद शराब को पुलिस थाने ले आई। गिरफ्तार तस्करों की पहचान हरलाखी थाना के फुलहर गांव निवासी सिकिल पंडित, साहरघाट थाना के मुखियापट्टी गांव निवासी जीतन पंजियार, साहरघाट थाना क्षेत्र के ही अनिल महतो, खिरहर थाना क्षेत्र के सोनई गांव निवासी गोपाल मंडल और सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना के बलसा गांव निवासी संजीत मंडल के रूप में की गई है।
एसडीपीओ ने बताया कि वेस्ट बंगाल नंबर लिखे स्विफ्ट डिजायर और दोनों बाइक पर सवार तस्कर आगे आगे लाइनिंग भी कर रहे थे और अपने वाहनों की डिक्की में शराब भी रखे थे। इसके साथ साथ झारखंड नंबर लिखे चल रहे दोनों बोलेरो में भी बोरे में शराब का कार्टन भरा था। जब्त दो बाइक में एक यामाहा कंपनी का व एक एफजेड नाम का बाइक और दूसरी बिना नंबर प्लेट लगे स्प्लेंडर बाइक शामिल है। उन्होंने कहा कि शराब तस्करी पर नकेल कसने को लेकर बेनीपट्टी थाना की पुलिस बेहद सक्रिय है और लगातार किए जा रहे छापेमारी में हजारों लीटर शराब के साथ तकरीबन 1 दर्जन तस्करों को जेल भेज चुकी है। उन्होंने गिरफ्तार किए गए सभी आरोपितों के खिलाफ मद्य उत्पाद निषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की भी बात कही। मौके पर बेनीपट्टी के एसएचओ रविंद्र प्रसाद व छापेमारी टीम के सभी सदस्यों के अलावे रीडर पवन कुमार व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। यह कितने लीटर की और इसके साथ कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये सुमरकोन सहारघाट और बसेठा रास्ता में सुमरकोन के पास थाना प्रभारी रविंद्र प्रसाद को सूचना मिला कि कुछ शराब माफिया लोग गाड़ी लेके आ रहे हैं, उसमें शराब लोड कर रही है। तत्काल कार्रवाई करते हुए अपने साथ शेषनाथ प्रसाद, ये अरुण कुमार, एएसआई अरुण कुमार, बीएन मंडल के साथ और बल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके पकड़े, जिसमें 2 बोलेरो आप देख रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल, 1 स्विफ्ट डिजायर। उसमें कुल 4500 बोतल था, जो कि शराब देख रहे हैं कपूरी सोफी जो नेपाली है। 1350 लीटर शराब बरामद हुआ। 5 की गिरफ्तारी हुई है। इसमें है शिकिल पंडित, जीतन पंजियार है, संजीत मंडल है, अनिल महतो है, गोपाल मंडल है। जिस पर शराब माफिया है सबको जेल भेजा जा रहा है गिरफ्तार करके। उनका भी पता किया जा रहा है कौन कौन इसमें संलिप्त हैं, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और शराब और शराब माफिया दूर लगातार छापा मारी जाएगी। बेनीपट्टी के प्रभारी एसएचओ रविंद्र शराब की बरामदगी हो रही है, ये अच्छी सफलता है। क्या इसमें ये नहीं लगता है कि ये लोग जो नेपाल से शराब लेकर के आते हैं, इस बीच में कहीं थाना पड़ता है, ये थाना की कहीं न कहीं लचर व्यवस्था है? लचर व्यवस्था, वो लोग को सूचना अगर मिला तो वो भी कार्रवाई करेंगे। तो हो सकता है सूचना नहीं मिला, सूचना मिला तत्काल कार्रवाई की गई है। लोग भी हम लोग कहते हैं आसूचना संकलन कीजिए आप लोग, और वो लोग भी त्वरित कार्रवाई करेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई और गंभीर मारपीट हो गई। इस मामले में कुल 4 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 2 की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसे पहले डीएमसीएच भेजा गया और वहां से स्थिति नाजुक होने पर पटना पारस अस्पताल भेजा गया है, जहां दोनों इलाजरत हैं। घटना के मामले को लेकर पुरानी रंजिश बताई जा रही, हालांकि दोनों पक्ष में किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें दोनों पक्ष के कुल 4 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर है। उन दोनों का उपचार पटना के पारस अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक भेजा गांव निवासी सूर्य नारायण के 35 वर्षीय पुत्र गोपाल महतो अपने खेत खलिहान को देखकर घर वापस आ रहा था। जब श्याम सुंदर महतो की दवा दुकान के निकट पहुंचा तो वासुदेव महतो व उसके पुत्र श्याम सुंदर महतो हथियार से लैस होकर गोपाल महतो को दोनों पिता पुत्र ने धर दबोचा और पीट पीट कर उसकी हालत नाजुक कर दी। इसी बीच किसी ने गोपाल के भाई धनानंद महतो को इसकी सूचना दी। खबर सुनकर भाई घटनास्थल पर पहुंचा। उस दोनों को भी पिता पुत्र ने जमकर पिटाई की, जिससे वह भी बुरी तरह लहूलुहान हो गया। दोनों घायल को मधेपुर रेफरल अस्पताल ग्रामीणों के सहयोग से लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया, मगर हालत चिंताजनक होने के कारण परिजनों के द्वारा पटना पारस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गोपाल महतो की हालत खराब बताई जा रही है। इस घटना को लेकर भेजा थाना में अब तक कोई भी पक्ष ने मामला दर्ज नहीं करवाया है। दूसरे पक्ष के श्याम सुंदर व वासुदेव महतो ने भी अपने जख्म का उपचार मधेपुर रेफरल अस्पताल में कराया है, पर इन दोनों की स्थिति सामान्य है। घटना को लेकर पुरानी रंजिश बताई गई है। गौरतलब है कि इसी घटना को लेकर माह जनवरी में एक मामला भी भेजा थाना में दर्ज कराया गया था, जिसका अनुसंधान भी अभी चल रहा है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी
बैरा, देवधा मध्य व बरही पंचायत के पंचायत सचिव आनंद झा से खुले बाजार से मास्क खरीदने पर स्पष्टीकरण पूछा गया है। गौरतलब है कि पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से मास्क की खरीदारी नहीं करनी है और तमाम निर्देशों के उल्लंघन के बावजूद पंचायत सचिव के द्वारा खुले बाजार से चेक के माध्यम से मास्क खरीदने पर वरीय पदाधिकारियों के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वहीं अप्राप्त स्पष्टीकरण होने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी, वैरा, देवधा मध्य व बरही पंचायत के पंचायत सचिव आनंद झा के द्वारा 15वें वित्त की राशि की निकासी चेक के माध्यम से करने व पंचायतों में वितरण होने वाले मास्क की खरीद खुले बाजार में करने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी जयनगर व प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जयनगर ने स्पष्टीकरण पूछा है। पंचायत सचिव आनंद झा को दिए गए स्पष्टीकरण पत्र में कहा गया है कि उनके द्वारा मनमाने रूप से बिना वरीय पदाधिकारी के परामर्श व अनुमति से 1 लाख मास्क खुले बाजार से खरीदकर उसका वितरण पंचायतों में किया गया है। यह सब नियम कानून को ताक पर रखते हुए 15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय PFMS के माध्यम से नहीं कर चेक के माध्यम से ही किया गया है। स्पष्ट है, यह न केवल 15वें वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों का उल्लंघन है बल्कि यह भ्रष्ट मामलों का भी संकेतक है। स्पष्टीकरण पत्र में उनसे पूछा गया है कि किन किन दुकानदारों से कितना मास्क खुले बाजार से क्रय किया गया व निर्देश के बाद भी खुले बाजार से क्यों क्रय किया गया। 15वें वित्त आयोग से कितनी राशि चेक के माध्यम से चारों पंचायतों में व्यय की गई है। तमाम निर्देशों के बाद भी इनका व्यय PFMS से क्यों नहीं किया गया। स्पष्टीकरण और प्राप्त रहने पर नियमानुसार एक पक्षीय अद्यतन विधि सम्मत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी स्थिति में खुले बाजार में मास्क की खरीद नहीं की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से नहीं किया जाना है बल्कि सारा व्यय PFMS इंटरफेस पर डोंगल के माध्यम से ही किया जाना है। यदि कोई मुखिया या पंचायत सचिव द्वारा चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से व्यय किया गया हो तो इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आनंद झा पंचायत सचिव के विरुद्ध स्पष्टीकरण पूछा गया है एवं ऐसे जितने भी मुखिया व पंचायत सचिव जो 15वें वित्त की राशि को चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से रुपए की निकासी करेंगे उन पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के समाज सेवी डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने साहरघाट थाना पुलिस पर पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा किट का वितरण किया, जिस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया। साहरघाट थाना पर पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच कोरोना सुरक्षा किट का वितरण किया गया। वितरण अभियान का नेतृत्व कर रहे समाजसेवी डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने बताया कि लोगों को लॉकडाउन अवधि में सुरक्षा अधिकारियों और उनके अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी में निकलने के दौरान उन्हें सुरक्षा का विकल्प देने के लिए यह वितरण शुरू किया गया है। सुरक्षा किट पैकेट में मास्क के साथ सैनिटाइजर, साबुन पैक किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। KCS ग्रुप के संस्थापक पंकज झा के गाइडलाइन के मुताबिक सामानों का वितरण किया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट,
गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। अंद्रामठ थाना की पुलिस ने जरौली गांव के बैरबा तालाब के समीप कार्रवाई करते हुए 80 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंद्रामठ थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान जरौली गांव के बरेबा तालाब के पास एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए धंधेबाज की पहचान जरौली गांव निवासी 35 वर्षीय रविंद्र कुमार यादव के रूप में की गई है। उसके पास से 80 बोतल नेपाली शराब बरामद किए गए हैं, साथ ही उसका मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। पुलिस ने कांड संख्या दर्ज कर न्यायिक हिरासत में शराब धंधेबाज को जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर फुलपरास में राजद किसान प्रकोष्ठ के नेतृत्व में काला दिवस मनाया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के तीनों कृषि विरोधी कानून को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राजद किसान प्रकोष्ठ मधुबनी के द्वारा जिलाध्यक्ष प्रोफेसर देव नारायण यादव के नेतृत्व में किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गेहूं की खरीद चालू करने, डीजल, खाद, बीज का मूल्य वृद्धि वापस लेने, कोरोना महामारी में प्रति परिवार 10 मांगों को लेकर फुलपरास में काला दिवस व प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया। प्रतिरोध सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज देश के चारों तरफ मानवता की चीख पुकार है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। लोग गरिमा के साथ ना तो जी पा रहे हैं और ना ही गरिमा के साथ उन्हें मौत नसीब हो रही है। लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। न दवाई, न टीका, न बेड, न ऑक्सीजन, हर चीजों की बस काला बाजारी हो रही है। कोरोना काल में इस कृषि के 3 काले कानून थोपकर देश की कृषि और किसानों की रोजी रोटी की तबाही का रास्ता खोल दिया गया है। कोरोना की विपदा को भुनाते हुए श्रमिकों के अधिकारों को खत्म करते हुए लेबर कोड बना दिया गया। लाखों किसान 3 कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश और बीमारी को झेलते हुए 470 से अधिक किसान इस आंदोलन के दौरान अपनी शहादत दे चुके। सभा को राजद के प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर धनबीर यादव, मधुसूदन यादव, रामानंद बनेता, समीर कुमार भेंडवार, किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णदेव प्रसाद, वंदना, सुरेश, दिनेश समेत कई लोगों ने संबोधित किया। राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री तानाशाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाह प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अन्नदाताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसान एकता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी सेक्टर के छै, सबके छै। तीनों काला कानून वापस लो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में मुखिया नीलांबर मिश्र की देखरेख में पेट्रोल पंप कैंपस को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान मुखिया ने आमजनों से राज्य सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने की अपील की। साथ ही उनसे यह भी अपील किया कि वह हैंड सैनिटाइजर और मास्क को अपने व्यवहार में शामिल करें। मधवापुर में पेट्रोल पंप कैंपस को मुखिया नीलांबर मिश्र की देखरेख में सैनिटाइज किया गया। आम लोगों को कोरोना रोग से सुरक्षा दिलाने के लिए दवा का छिड़काव कर उसे सैनिटाइज करने का अभियान चलाया गया। महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन प्राथमिकता के आधार पर करने का आग्रह मुखिया ने लोगों से किया। उन्होंने तन की दूरी बढ़ाने और मन की दूरी कम करने की अपील आम नागरिकों से की। कोरोना की जंग जीतने के लिए संकट की घड़ी में एक दूसरे को सकारात्मक वैचारिक भाव में सहयोग करने का आग्रह लोगों से मुखिया ने किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर राष्ट्रव्यापी काला दिवस के रूप में जयनगर में भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा काला दिवस मनाया गया। इस दौरान स्थल पर काला झंडा फहराकर सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। राष्ट्रव्यापी काला दिवस पर केंद्र सरकार के मजदूर किसान विरोधी तीनों कृषि कानून और 4 श्रम कोड व कोरोना महामारी में सरकार की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और मुनाफाखोरी जैसे गैर जिम्मेदाराना रवैये, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफा की मांग को लेकर जयनगर राजपुताना टोला में अखिल भारतीय किसान महासभा जयनगर के द्वारा काला दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान स्थल पर काला झंडा फहराकर सरकार विरोधी नारे लगाए गए। सभा को भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कारण आज सत्ता पर काबिज हुई है। 7 साल के शासन के दौरान मजदूर किसानों के ऊपर तीनों कृषि कानून और 4 लेबर कोड जैसे जन विरोधी कानूनों को लाद कर उनके साथ गलत किया जा रहा है। देश के अन्नदाता पिछले 6 महीने से खेती और अनाज के कॉरपोरेटों को लूट से बचाने के लिए दिल्ली के सरहदों पर लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते 400 से ज्यादा किसान अब तक अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन सरकार को उस शहीद किसानों के प्रति एक टूटकर शोक व्यक्त नहीं है। इस दौरान सभा को रजनीश कुमार, तस्लीम मुस्तफा, भोला पासवान, चंदन राय, कादिर समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। के समर्थन में और किसान सभा के द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस का यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जिसके तहत जयनगर में काला दिवस के रूप में मनाया गया है। इस रूप से कहना है कि मोदी सरकार के द्वारा कृषि विरोधी काला कानून थोपा गया है, तो वापस लेने की बात है और मजदूरों को जो हित में जो कानून था उसे समाप्त किया गया है, वह बिल्कुल जन विरोधी है। और देश में जब लॉकडाउन करना चाहिए, भीड़ पर नियंत्रण होना चाहिए, उस समय में वह नियंत्रण नहीं करके अपने फायदा के लिए बंगाल सहित कई राज्यों में वह चुनाव करा करके आम जनता को मौत के मुंह में धकेल दिया है और जिसके कारण लाखों लोग की मौत हुई है, इसका हम निंदा करते हैं। लोग बेरोजगार हैं, उसको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। लोग भूख से मर रहे हैं, उसका उचित उपाय होनी चाहिए। तमाम सवालों पर आज अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले यह विरोध दिवस मनाया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus
PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की संपन्न। याद से संबंधित निपटारे के लिए 24 घंटे सतर्क रहने के दिए विशेष निर्देश। बेनीपट्टी में 4500 बोतल नेपाली शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, 2 बोलेरो, एक स्विफ्ट डिजायर व 2 बाइक भी बरामद। भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव के 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, 4 लोग घायल, 2 गंभीर रूप से जख्मी। पटना पारस अस्पताल में चल रहा इलाज। खुले बाजार से मास्क खरीदने पर जयनगर के बरही पंचायत के पंचायत सचिव आनंद झा से पूछे गए स्पष्टीकरण। समाज सेवी डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने साहरघाट थाना पर पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच किया कोरोना सुरक्षा किट का वितरण। अंद्रामठ थाना की पुलिस ने जरौली गांव से 80 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, एक बाइक जब्त। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर राजद किसान प्रकोष्ठ के आह्वान पर फुलपरास में मनाया गया काला दिवस, प्रतिरोध सभा का हुआ आयोजन। मुखिया नीलांबर मिश्र की देखरेख में मधवापुर में पेट्रोल पंप कैंपस को किया गया सैनिटाइज। जयनगर राजपुताना टोला में अखिल भारतीय किसान महासभा जयनगर द्वारा मनाया गया काला दिवस, स्थल पर फहराया काला झंडा, लगाए सरकार विरोधी नारे। मधुबनी आरके कॉलेज दर्शन शास्त्र के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र नारायण सिंह के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना कई प्रोफेसरों ने की व्यक्त। निम्न व मध्यम वर्ग के व्यापारियों के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुकान खोलने की अनुमति को लेकर जयनगर कैट के अध्यक्ष प्रीतम बरौलिया ने मंत्री मदन सहनी के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जयनगर माकपा कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्री मांगों को लेकर लगाया काला पट्टा। और अंद्राठारी के धगजरी गांव की 87 वर्षीय समाज सेवी रामदाई देवी का हुआ निधन, क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त। आरके कॉलेज मधुबनी के दर्शन शास्त्र के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र नारायण सिंह के असामयिक निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। वहीं इसको लेकर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंगीभूत विभिन्न कॉलेज के कई प्रोफेसरों ने शोक संवेदना व्यक्त की। वरीय अधिवक्ता स्वर्गीय ब्रह्मदेव नारायण चौधरी के ज्येष्ठ पुत्र आरके कॉलेज दर्शन शास्त्र के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेंद्र नारायण सिंह के आकस्मिक निधन से बुद्धिजीवियों व अकादमी सदस्यों में शोक की लहर व्याप्त है। प्रोफेसर जेपी सिंह ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि प्रोफेसर सुरेंद्र बाबू छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थे। प्रोफेसर गंगाराम झा ने कहा कि स्वर्गीय प्रोफेसर सुरेंद्र नारायण सिंह जेएन कॉलेज में भी योगदान दिए थे। उदय जायसवाल ने कहा कि सुरेंद्र बाबू दर्शनविद, साहित्यकार, कवि एवं स्वचालित कवि गोष्ठी के पुराने सदस्य में से थे। प्रोफेसर कुलधारी सिंह ने कहा कि प्रोफेसर सुरेंद्र बाबू सदा अध्ययन अध्यापन से जुड़े रहे। प्रोफेसर शुभ कुमार बर्णवाल ने कहा कि प्रोफेसर सुरेंद्र बाबू दर्शन शास्त्र के विद्वान होने के साथ साथ एक साहित्यकार भी थे।
इतिहासकार प्रोफेसर नरेंद्र नारायण सिंह निराला के बड़े भाई थे और उनके अनुज हरेंद्र नारायण सिंह बॉलीवुड में मुख्य छायाकार हैं। प्रोफेसर सुरेंद्र नारायण सिंह अपने पीछे भरा पूरा परिवार, 2 बहन, पुत्र, 3 पुत्री छोड़ स्वर्ग सिधारे हैं। श्रद्धांजलि देने वालों में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के संरक्षण प्रोफेसर अमरेश सांडिल्य, पूर्व महासचिव प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष पूर्व प्रोफेसर राजकुमार शाह, महासचिव प्रोफेसर कन्हैया जी झा, प्रोफेसर अशोक कुमार, डॉक्टर रजनीवाला अग्रवाल, प्रोफेसर ब्रज किशोर भंडारी, डॉक्टर काशीनाथ चौधरी, प्रोफेसर हीरालाल शर्मा, रामेश्वर निशांत, प्रोफेसर रिजवान सिद्दीकी, प्रोफेसर लाल बाबू शाह, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर अनिल ठाकुर शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट जयनगर के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया ने बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी मांग रखी। उन्होंने निम्न व मध्यम वर्ग के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सख्त नियम कानून के अधीन उन्हें दुकान खोलने की अनुमति की मांग की है। राज्य के निम्न एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों को कोरोना महामारी में व्यापार करने के लिए सरकार के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दुकान खोलने की अनुमति को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट जयनगर के अध्यक्ष प्रीतम बैरोलिया ने बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यापारियों और खास तौर पर छोटे मध्यम दर्जे के व्यापारियों की समस्याओं को मजबूत रूप से उठाया। प्रीतम बैरोलिया ने विशेष तौर पर कपड़ा व ज्वेलरी एवं रेडीमेड के व्यापार करने वाले व्यापारियों को कोरोना काल के लॉकडाउन अवधि में समय सीमा के अंदर सख्त नियम पर दुकान खोलने के लिए मंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी के मुद्दों को लेकर मंत्री को मुख्यमंत्री के समक्ष रखें। प्रीतम बैरोलिया ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन के दौरान निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सरकार को आम लोगों के साथ व्यापारियों के हित में भी सोचना चाहिए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राष्ट्रव्यापी काला दिवस के मौके पर जयनगर माकपा कार्यालय के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के समक्ष काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 11 सूत्री मांग के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 11 सूत्री मांग समेत अन्य ज्वलनशील मुद्दों को लेकर बिहार राज्य किसान सभा, भारत की जनवादी नौजवान सभा, भारत का छात्र फेडरेशन, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सीटू के द्वारा घोषित देशव्यापी आह्वान पर बुधवार को माकपा कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं ने काला पट्टी लगाकर काला दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता रामजी यादव ने किया, जबकि संचालन युवा नेता अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह ने किया। धरना स्थल पर संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने सत्ता का नाजायज फायदा उठाया है। किसानों के माथे थोपी गई तीनों कृषि कानून को सरकार अविलंब निरस्त करे। किसानों के द्वारा कृषि कानून के खिलाफ दिए जा रहे धरना को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार किसानों से बात नहीं कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश के विभिन्न राज्यों में हजारों लोगों ने अपनी जान इलाज के अभाव में गंवा दी है, लेकिन सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है। उनके 11 सूत्री मांगों में वेंटिलेटर और एम्बुलेंस की अद्यतन स्थिति पर सरकार का श्वेत पत्र जारी करना, विधायक मद की राशि के प्रति लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके अपनाना, सरकार सर्वव्यापी टीकाकरण की गारंटी करना, पंचायत स्तर तक जांच का विस्तार करना व 24 घंटे में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की गारंटी लोगों को मुहैया कराना, अस्पताल के सभी रिक्त पदों पर अतिशीघ्र बहाली करना, चिकित्सा सेवा का विस्तार कर उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना, कोविड केस के मृतकों के आश्रितों को 4 लाख की अनुग्रह राशि देना, सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आशा कार्यकर्ता और सफाई मजदूरों को विशेष भत्ता व बीमा का लाभ देना व महामारी के संभावित तीसरी लहर से मुकाबले की तैयारी शुरू युद्ध स्तर पर किए जाने समेत अन्य मांगे शामिल है।
धरना कार्यक्रम में डीवाईएफआई के राज्य उपाध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद, युवा नेता सह अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह, शिव कुमार यादव, रत्नेश्वर प्रसाद, एसएफआई जयनगर के प्रभारी रविंद्र बिहारी उर्फ मोहन यादव, कन्हैया कुमार चौधरी, पवन कुमार यादव, डीवाईएफआई शहर कमेटी के सुरेश गुप्ता के अलावे अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा 11 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग की। नगर के अंदर वाम समर्थित जितने भी जन संगठन हैं, वो जन संगठन के द्वारा आज पूरे देश के अंदर में सरकार के जो काला रवैया है, काला कानून है, कृषि काला कानून, उसको वापस लेने एवं पूरे देश के अंदर में स्वास्थ्य व्यवस्था सही बहाल करने एवं जयनगर की जो स्थानीय मुद्दा है, साथी ने बताया है कि अंचल अधिकारी के द्वारा सिर्फ खाना पूरी की जा रही है किचन व्यवस्था के नाम पर। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले हमने आवेदन दिया था, आवेदन के आलोक में डीएम ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात किया। इसके बाद बिहार सरकार नीतीश कुमार ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात किया, लेकिन यह सिर्फ दिखावा हुआ है और जयनगर में सामूहिक किचन व्यवस्था नहीं हुई है। मैं चाहता हूं, इस आंदोलन के तहत मांग करता हूं कि वैसे अंचलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई करने के बाद सामूहिक किचन व्यवस्था की व्यवस्था हो। कुमार राणा प्रताप सिंह, माकपा जयनगर। है कि 26 मई 2014 को मोदी जी अच्छे दिन का वादा लेकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए। आज उसका 7 साल पूरा होने जा रहा है। अच्छा दिन तो नहीं आ सका, लेकिन बुरा दिन के तौर पर आम जनता का रह रही है। कोरोना महामारी के काल में हमारे साथियों ने आपको बताया कि न दवा उपलब्ध है, न ऑक्सीजन उपलब्ध है, न शमशान उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में और 6 महीना से हमारे अखिल भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसानों की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलनरत है। तो इस दिवस को हम, आज के दिन को हम काला दिवस के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मना रहे हैं। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानून, जो किसान विरोधी कृषि कानून है, उस कानून को वापस लिया जाए। तमाम कोरोना मरीजों को मुफ्त में ऑक्सीजन और दवा उपलब्ध कराई जाए। उसके रहने सहने का समुचित व्यवस्था किया जाए। यही हमारी मांग है। हम रामजी यादव, किसान नेता। देशव्यापी आंदोलन के तहत पूरे हिंदुस्तान के अखिल भारतीय किसान सभा, भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई, भारत का छात्र फेडरेशन एसएफआई, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा और सीआईटीयू के द्वारा आज पूरे देश के अंदर में कार्यक्रम है। उसी के तहत जयनगर अंचल कमेटी, डीवाईएफआई और किसान सभा के द्वारा आज 13 सूत्री मांग को लेकर हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। मुख्य मांग है कि आज 6 महीना पूरा हुआ है। 6 महीना से भारत सरकार के समक्ष किसान, पूरे देश के किसान दिल्ली में आंदोलनरत है। भारत सरकार जू तक नहीं ले रही है, कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। 470 किसान शहीद हो चुके हैं और 3 कृषि काला कानून वापस नहीं ले रहा है। उनके समर्थन में दूसरी बात, देश के अंदर में कोरोना जैसे महामारी चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार हॉस्पिटल में न दवा की व्यवस्था है, न सुई की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन है, हाहाकार मचा हुआ है, न बेड है। और तमाम विपक्षी डीवाईएफआई किसान सभा लगातार मांग कर रही है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। जिसका उदाहरण है आज जयनगर में 37 मरीज है। सरकार कर रही है कि प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर हम जो है सो कोरोना मरीज के लिए निःशुल्क भोजन, सामूहिक किचन चला रहे हैं, लेकिन जयनगर के अंचलाधिकारी के द्वारा इसका खाना पूर्ति की जा रही है। होटल से खाना मंगवा के गिनती में दे रहा है, उनकी कर्मचारी खा रही है। ये लापरवाही है, इसलिए हम इसकी भी जांच की मांग करते हैं। जयनगर में उदाहरण है कि पटना गद्दी चौक पर एक भिखारी जो अन्न के बिनु मर गया और प्रशासन उसकी जो पोस्टमार्टम भी नहीं किए, लापरवाही किए। वैसे लापरवाह पदाधिकारी पर कार्रवाई हो और जिंदगी मौत से जो जूझ रहे हैं 37 आदमी, उसको और उसके परिजन को निश्चित रूप से भोजन मिले। शशिभूषण प्रसाद, डीवाईएफआई राज्य उपाध्यक्ष बिहार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
अंद्राठारी प्रखंड के धगजरी गांव निवासी 87 वर्षीय समाज सेविका रामदाई देवी का निधन हो गया। वहीं उनके निधन के बाद से आसपास के क्षेत्रों में शोक की लहर व्याप्त है। समाज के शिक्षक बुद्धिजीवी वर्गीयों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। अंद्राठारी प्रखंड क्षेत्र के धगजरी गांव निवासी 87 वर्षीय समाज सेवी रामदाई देवी का निधन मंगलवार की सुबह हो गया। वह मरुकिया पंचायत की पूर्व उपमुखिया रतन कामती की पत्नी थी। बीते कई महीनों से बीमार चल रही थी। समाजसेवी रामदाई देवी अपने पीछे 4 पुत्र व 3 पुत्री सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई है। उनके निधन की खबर से प्रखंड में शोक की लहर दौड़ गई। उन्हें मुखाग्नि ज्येष्ठ पुत्र धनिकलाल कामत ने दिया। मंगलवार की सुबह उनके पार्थिव शरीर को पुष्पों से सृजित पालकी में रखकर अंतिम संस्कार की गई। उन्हें पैतृक निवास पर दाह संस्कार में शिक्षक, जनप्रतिनिधि, समाज के बुद्धिजीवी सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने मृत शरीर पर पुष्प अर्पित कर 1 मिनट की मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर जनप्रतिनिधियों व समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने शोक प्रकट करते हुए कहा कि समाज सेवी रामदाई देवी की कमी गांव ही नहीं प्रखंड के दर्जनों गांवों में खलेगी। अंद्राठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।